वेलकम टू द डिजिटल क्लासरूम ऑफ आईआईबी। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने टिटेनी के बारे में सीखा, अर्थराइटिस के बारे में सीखा, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में सीखा। अर्थराइटिस के तीनों टाइप यानी कि ऑस्टियो अर्थराइटिस, गाउटी अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सब के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में इंफॉर्मेशन ली थी। अब इसी चैप्टर का जो बचा हुआ डिसऑर्डर है उसमें एक डिसऑर्डर है जो कि हालांकि डिसऑर्डर के लिस्ट में पहला दिया है एनसीईआरटी में। दैट डिसऑर्डर इज मायस्थेनिया ग्रेविस। इस मायस्थेनिया ग्रेविस को हम लोग अमिताभ बच्चन डिसीज भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक कंडीशन में ये बीमारी हुई थी। मायस्थेनिया ग्रेविस एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जो कि कौन से कैटेगरी में आता है? ये डिसऑर्डर बेटा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। ऑटो इम्यून का मतलब क्या है? ऑटो इम्यून का मतलब अपने ही बॉडी के WBCs अपने ही बॉडी के नॉर्मल सेल्स के ऊपर अटैक करेंगे। अपने ही बॉडी के WBCs अपने ही बॉडी के नॉर्मल सेल्स के ऊपर अटैक करना, यानी कि ऑटो इम्यून कंडीशन ऐसा बोला जाता है। अब यहां पे एंटीबॉडीज अटैक तो करेंगी, बट एंटीबॉडीज किसके खिलाफ बनेगी? जैसे हमने रूमेटॉइड अर्थराइटिस में देखा था, एंटीबॉडीज बनी, बट दीज एंटीबॉडीज वेयर अगेंस्ट द साइनोवियल मेम्ब्रेन। अटैक हुआ बट किसके ऊपर हुआ था? साइनोवियल मेम्ब्रेन के खिलाफ अटैक हुआ था रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। वैसे यहां पे भी अटैक होगा, बट अब अटैक किसके ऊपर होने वाला है? अटैक होने वाला है इन पिंक कलर में शो किए गए रिसेप्टर चैनल के ऊपर। हमें पता है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ऊपर से जब जब नर्व इंपल्स आएगा तो उस नर्व इंपल्स की वजह से यहां से एसिटिल कोलिन रिलीज होगा। जो रिलीज हुआ वाला एसिटिल कोलिन है वो जाता है बेटा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, और इस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे स्पेशल रिसेप्टर चैनल्स है, जिन रिसेप्टर चैनल को बोला जाता है एसिटिल कोलिन रिसेप्टर चैनल। अब याद ये रखना है कि जब तक एसिटिल कोलिन रिसेप्टर चैनल ठीक से काम करेगा तब तक ही यहां पे आयन का एक्सचेंज होकर नया नर्व इंपल्स जनरेट होगा। यानी कि नॉर्मली ये इस तरह से काम करता है कि ऊपर से नर्व इंपल्स आएगा, एसिटिल कोलिन रिलीज होगा, रिलीज हुआ वाला एसिटिल कोलिन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बीच में जो सिनेप्टिक क्लिफ्ट होता है वहां पे आएगा। जैसे एसिटिल कोलिन रिलीज हुआ वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन यानी कि सार्कोलेमावर के ऊपर के एसिटिल कोलिन रिसेप्टर चैनल को जाके अटैच हो जाएगा, और तब जाके आयन का एक्सचेंज होकर नया नर्व इंपल्स फायर हो जाएगा। नॉर्मली ऐसा होता है, बट जब जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई अगेंस्ट किसके? एसिटिल कोलिन रिसेप्टर चैनल। याद रखो बेटा, मायस्थेनिया ग्रेविस इज ऑटो इम्यून कंडीशन जो कि आपको एनसीईआरटी के अंदर लिख के रखना है। इन विच जहां पे मायस्थेनिया ग्रेविस दिया है बेटा, उसी लाइन के बाजू में जो खाली कॉलम छोड़ा है वहां पे लिखना है इन विच एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एसिटिल कोलिन रिसेप्टर चैनल। Antibodies are produced against acetylcholine receptor channel. It is an autoimmune condition in which antibodies are produced against acetylcholine receptor channel. ये जो पिंक कलर में आपको जो चैनल शो किए है बेटा, these are acetylcholine receptor channels. अब इस कंडीशन में एंटीबॉडीज बन तो गए, अब ये एंटीबॉडीज आएंगे रिसेप्टर चैनल को ब्लॉक करना चालू करेंगे। रिसेप्टर चैनल को अगर ब्लॉक कर दिया तो डेफिनेटली ऊपर से एसिटिलकोलिन रिलीज होगा, बट वो इन रिसेप्टर चैनल को अटैच नहीं हो पाएगा। अर्ली कंडीशन में क्या नजर आ रहा है? पूरे के पूरे एसिटिलकोलिन रिसेप्टर चैनल ब्लॉक हुए, या कम नंबर में एसिटिलकोलिन रिसेप्टर चैनल ब्लॉक हुए? कम नंबर में। बहुत सारे एसिटिलकोलिन रिसेप्टर चैनल अभी भी नॉर्मली फंक्शन करेंगे, बट पहले जैसा काम नहीं होगा, कम नंबर ऑफ रिसेप्टर चैनल काम करेंगे। तो मसल पहले जैसी काम करेगी या थोड़ा वीक बन जाएगी? तो बेटा मसल यहां पे वीक बन जाएगी। वीक मसल को अगर हमने नॉर्मल काम भी दिया, वीक पर्सन को नॉर्मल काम भी दिया, तो वो बेचारा थक जाता है। इन द सेम वे ये हमारे मसल पहले जैसे काम नहीं कर रहे क्योंकि एसिटिलकोलिन रिसेप्टर चैनल ब्लॉक हो रहा है। ऐसी कंडीशन में मसल के अंदर अर्ली कंडीशन में तो वीकनेस तो दिखेगा ही, बट हमने वीक मसल को अगर नॉर्मल काम भी दिया तो वो बेचारे फटीग में चले जाएंगे। वीकनेस, फटीग, और एक कंडीशन डेफिनेटली ऐसे आएंगे जिसमें सभी के सभी एसिटिलकोलिन रिसेप्टर चैनल ब्लॉक हो जाएंगे। एक कंडीशन ऐसी आएगी बेटा जिसमें सभी के सभी एसिटिलकोलिन रिसेप्टर चैनल ब्लॉक हो जाएंगे, और अगर सभी के सभी एसिटिलकोलिन रिसेप्टर चैनल ब्लॉक हो गए,
अगर सभी के सभी एसिटिलकोलिन रिसेप्टर चैनल ब्लॉक हो गए तो ऐसी कंडीशन में एंड रिजल्ट विल बी मसल के अंदर पैरालिसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरालिसिस हो जाएगा। तो याद ये रखना है, वीकनेस, फटीग एंड मसल के अंदर क्या डेवलप होगा? पैरालिसिस। वीकनेस, फटीग एंड मसल के अंदर क्या डेवलप होगा बेटा? पैरालिसिस डेवलप होगा। तो ये तीन बातें माइस्थेनिया ग्रेविस में होती है, मतलब होती है। जो पॉइंट आपको ये याद रखना है कि सबसे पहली मसल जो माइस्थेनिया ग्रेविस में अफेक्ट होती है वो कौन सी मसल होती है बेटा? दैट मसल इज अवर आईलिड मसल। कौन सी मसल? आईलिड मसल। जो सबसे पहली मसल अफेक्ट होती है दैट मसल इज आईलिड मसल, आईलिड मसल, राइट। तो तीन बातें, पहले होगा वीकनेस, दूसरा होगा फटीग, तीसरा रहेगा पैरालिसिस। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे। एंटीबॉडीज किसके खिलाफ प्रोड्यूस होंगे? एसिटिलकोलिन रिसेप्टर चैनल के खिलाफ प्रोड्यूस होंगे, जिसकी वजह से चैनल काम नहीं करेगा तो वीकनेस, फटीग, पैरालिसिस हो जाएगा। एंड रिजल्ट विल बी पैरालिसिस। और जो सबसे पहली अफेक्ट होने वाली मसल जो है बेटा ये है आईलिड मसल, राइट। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आने वाला जो डिसऑर्डर है दैट डिसऑर्डर इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में हम लोग सीखने वाले डुशेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सीखने के लिए हमें कुछ बातें पता होना जरूरी है, जैसे कि हमें यह बात पता है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जब जब कोई भी नर्व इंपल्स आता है, ध्यान से देखो, ये है बेटा वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में हमको क्या पता है? हमें यह पता है कि ऊपर से आएगा न्यूरॉन, न्यूरॉन का एंड स्वेलन रहेगा क्योंकि इसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल रहेंगे। इन सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर कौन रहेगा? एसिटिलकोलिन रहेगा। कौन रहेगा? एसिटिलकोलिन रहेगा। और ये एसिटिलकोलिन रिलीज हो जाएगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाएगा और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे एसिटिलकोलिन रिसेप्टर चैनल है उसे मिल जाएगा। तब जाके यहाँ पे नया नर्व इंपल्स फायर हो जाता है और वो अलोंग द सार्कोलेमा दौड़ता जाएगा। और उसके बाद में सार्कोलेमा पे ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल का ओपनिंग होता है। उस ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल के ओपनिंग के थ्रू ये मसल सेल के अंदर एंट्री कर जाएगा। तब जाके वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मिलेगा और वहां से क्या रिलीज कर दिए जाएंगे बेटा? कैल्शियम। अब इसी सिनेरियो में मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, विच इज द फास्टेस्ट इंपल्स इन ह्यूमन बॉडी? द फास्टेस्ट इंपल्स इन ह्यूमन बॉडी इज नर्व इंपल्स। अगर नर्व इंपल्स सच में फास्टेस्ट इंपल्स है तो ये बुलेट ट्रेन जैसा है या बैलगाड़ी जैसा है? इट इज लाइक अ बुलेट ट्रेन। अगर ये सबसे फास्टेस्ट इंपल्स है तो ये इस ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल के ओपनिंग से आगे निकल जाने के चांसेस ज्यादा या ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल में एंट्री करने के चांसेस ज्यादा? वैसे देखा गया तो ये आगे निकल जाना चाहिए क्योंकि इट इज अ फास्टेस्ट इंपल्स। ये अगर आगे निकल जाना चाहिए तो फिर हर बार ये इस खड्डे में जाने के लिए ही क्यों तुला हुआ होता है? उसका रीजन है बेटा, क्योंकि वहां पे एक डिस्ट्रोफिन नाम का पुलिस मामा यहां पे खड़ा हुआ होता है। डिस्ट्रोफिन नाम का, इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम होता है डिस्ट्रोफिन नाम का पुलिस यहां पे खड़ा होता है। और ये पुलिस जैसे ही उधर से नर्व इंपल्स आया तो वो नर्व इंपल्स को बोलता है रुको, आपको इधर जाना है, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल में भेजना है, राइट। तो ये ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल में हर बार क्यों जाता? क्योंकि वहां पे डिस्ट्रोफिन नाम का पुलिस है। अब ये जो पुलिस मामा है डिस्ट्रोफिन नाम का, मान लो उस दिन वो ड्यूटी पे आया ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में उसको सार्कोलेमा से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ भेजने वाला कोई है क्या? नहीं। अगर डिस्ट्रोफिन ही गायब रहेगा तो यहां पे ये नर्व इंपल्स मसल सेल के अंदर नहीं जा पाएगा और इस वजह से डिस्ट्रोफिन के काम के एब्सेंस की वजह से मसल में कॉन्ट्रैक्शन होना बंद हो जाता है, अंदर कैल्शियम की टॉक्सिसिटी होना चालू हो जाता है। अब ये जो डिस्ट्रोफिन है बेटा, डिस्ट्रोफिन तो ये एक प्रोटीन है। डिस्ट्रोफिन ये एक प्रोटीन है और सेंट्रल डॉगमा हमें ये सिखाता है कि प्रोटीन कब बनेगा? जब पहले कहीं ना कहीं उसका आरएनए रहेगा। आरएनए कब बनेगा? जब डीएनए में कहीं ना कहीं उसका जीन प्रेजेंट रहेगा। अब बात चलेगी जीन को डिलीट होने की, यानी कि म्यूटेशन होने की। अगर मान लो कि जीन फॉल्टी हो गया तो एमआरएनए फॉल्टी रहेगा, एमआरएनए फॉल्टी रहेगा, प्रोटीन फॉल्टी रहेगा, यानी कि डिस्ट्रोफिन बनेगा बट ठीक से काम नहीं करेगा। मान लो जीन ही गायब हो गया तो एमआरएनए नहीं बनेगा, प्रोटीन भी नहीं बनेगा, यानी कि डिस्ट्रोफिन भी नहीं बनेगा, यानी कि यहाँ पे ये पुलिस मामा आएगा ही नहीं। ऐसी कंडीशन में मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होना बंद हो जाता है बेटा। तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये डिस्ट्रोफिन बनाने का जो जीन होता है ये कौन से क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है? इट इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम।
इट इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। अब अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये लोकेटेड है तो हम लोग मेल एंड फीमेल की बात करेंगे। अगर मेल की बात करते हो, मेल, तो वहां पे एक एक्स क्रोमोसोम एक वाई क्रोमोसोम होता है। और अगर फीमेल की बात करेंगे, फीमेल, तो वहां पे दोनों एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब हमें तो ये पता है कि डिस्ट्रोफिन बनाने वाला जो जीन होता है ये तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है, ये एक्स क्रोमोसोम के साथ एसोसिएटेड है, यानी कि मेल के पास एक ही डिस्ट्रोफिन बनाने की कॉपी होती है, बट फीमेल के पास दो दो डिस्ट्रोफिन बनाने के कॉपीज होते हैं। मान लो कि एक कॉपी डैमेज हो गई, एक कॉपी म्यूटेट हो गई, तो यहां पे अगर फीमेल में म्यूटेशन हो गया तो दूसरी कॉपी, नॉर्मल कॉपी प्रेजेंट होने की वजह से वहां पे डिसीज नहीं दिखेगा। म्यूटेशन है बट डिसीज नहीं है। दैट इज वाई फीमेल्स आर कैरियर फॉर द डिसीज। फीमेल्स आर कैरियर फॉर द डिसीज, क्योंकि डिसीज तो दिख नहीं रहा है तो ये अगली जनरेशन तो आएगी। बट मेल के बारे में यह है कि मेल के पास एक ही तो एक्स क्रोमोसोम है, और अगर ये वाला भी म्यूटेट हो गया, यानी कि म्यूटेशन हो गया, तो दूसरा वाला नॉर्मल कॉपी है ही नहीं। और अगर दूसरा वाला नॉर्मल कॉपी ही नहीं है तो यहां पे 100% म्यूटेशन जैसा होगा, यहां पे डिसीज भी हो जाएगा। म्यूटेशन हो गया तो डिसीज भी हो गया, म्यूटेशन हो गया तो डिसीज भी हो गया। और इस डिसीज में बेटा इसके जो बच्चे के जो पैर होते हैं वही नियर अबाउट 12 से 13 साल में वीक हो जाते हैं, वो चल नहीं सकता। अराउंड 16 ईयर्स तक उसके हाथों के मसल भी डैमेज हो जाते हैं, पैरों के मसल डैमेज हो गए, हाथों के मसल डैमेज हो गए अराउंड 16 ईयर तक, तो इसके नेक्स्ट जनरेशन आने के चांसेस नियर अबाउट निग्लिजिबल है बेटा। और इसी वजह से मेल को खुद को डिसीज हो रहा है, तो मेल इज सफरिंग फ्रॉम डिसीज। मेल को खुद को बीमारी हो गई तो मेल इज सफरर फॉर द डिसीज। बट फीमेल जो रहती है उनमें म्यूटेशन भले हो गया बट डिसीज वहां पे दिखता नहीं है। डिसीज वहां पे दिखता नहीं है तो सब कुछ नॉर्मल दिखेगा, सब कुछ नॉर्मल दिखाएगा तो नेक्स्ट जनरेशन आ जाएगी। नेक्स्ट जनरेशन अगर आएगी तो फीमेल ये म्यूटेटेड एक्स क्रोमोसोम अगली जनरेशन में कैरी कर सकते हैं। अगर म्यूटेटेड एक्स क्रोमोसोम अगली जनरेशन में जाएगा तो अगली जनरेशन में डिसीज हो सकता है। तो फीमेल्स आर कैरियर फॉर द डिसीज एंड मेल इज अ सफरर फॉर द डिसीज। फीमेल इज अ कैरियर फॉर द डिसीज एंड मेल इज अ सफरर फॉर द डिसीज। फीमेल इज अ कैरियर फॉर द डिसीज एंड मेल इज अ सफरर फॉर द डिसीज। ये पक्का याद रखना। ये जो म्यूटेशन हो रहा है वो एक्स क्रोमोसोम के म्यूटेशन पे ऊपर है, यानी कि जब जब ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी, डुशेंस मस्कुलर डिस्ट्रोफी नाम का बीमारी होगा तब ये कौन से क्रोमोसोम के म्यूटेशन की वजह से होगा? ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होने वाले म्यूटेशन की वजह से होगा। इसीलिए इस डिसीज को बोला जाता है इट इज अ एक्स लिंक्ड, इट इज अ एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। इट इज एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। पक्का याद रखो बेटा, ये जो डिसीज है डुशेंस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इट इज अ एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। डुशेंस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इट इज अ एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, ये आपको याद रखना है। तो कुछ इस तरह से हमने टिटैनी रहो, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रहो, माइस्थेनिया ग्रेविस रहो, आर्थराइटिस के तीनों टाइप रहो, या फिर गाउट वगैरह रहो, सब के सब डिसऑर्डर इस चैप्टर में के हमने यहां पे कंप्लीट कर दिए। तो कुछ इस तरह से लोकोमोशन एंड मूवमेंट नाम का चैप्टर हमारा यहां पे खत्म होता है बेटा। दिस वाज द लास्ट लेक्चर, और कुछ इस तरह से ही हम अब मिलेंगे किसी और चैप्टर में। तब तक हमेशा से बोलता आ रहा हूं, घर पे रहो, सेफ रहो और अच्छे से पढ़ते रहो।